जब कोई व्यक्ति रोजाना के दिनचर्या काम को करते हुए जब अपने आप को थकान महसूस करने लगता है या फिर बोरिंग महसूस करने लगता है तो गाना या शायरी सुनता है और देखता है और अपने जो भी तनाव होते हैं कुछ देर के लिए भूल जाता है। आज की कहानी एक महिला शायर की है जो दूसरों के तनाव को तो दूर करती है लेकिन अपना खुद का तनाव दूर नहीं कर पाती है। कुछ ऐसे फ्रॉड चीजों में फंस जाती है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाती है और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। आखिर उस रात उस महिला शायर के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कमेंट करना, जो लोग कमेंट करते हो कहां से आप लोग वीडियो देखते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लेता हूं और जो लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे उनका नाम इस वीडियो में लूंगा। बाकी सभी के नाम लिए जाते हैं, हो सकता है कि वीडियो आगे पीछे हो सकती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में बरेली एक शहर लगता है और यहीं पर बारादरी एक थाना लगता है। यहीं पर सनराइज एक कॉलोनी है जो कि फेज 2 है, ठीक है। यहीं पर एक महिला शायर रहती हैं जो कि शायरी सुनाने का काम करती हैं, जिनका नाम होता है साक्षी दास, जिसकी उम्र 25 साल होती है। 6 फरवरी 2024 की बात होती है। साक्षी दास अपने रूम में थी और कुछ उनके रूम के पड़ोसी किराए के रूम में रहती थी। कुछ पड़ोसी होते हैं, उठते हैं तो देखते हैं कि साक्षी दास रोजाना सुबह उठती थी और मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, लेकिन आज तो उठी ही नहीं। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं लेकिन जब साक्षी दास नहीं उठती हैं तो जो मकान मालिक होता है उसको बताया जाता है कि साक्षी दास जिस रूम में रहती हैं उसका अभी तक अंदर से दरवाजा नहीं खुला है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो अपना दरवाजा न खोले। रूम मालिक आता है और सबसे पहले गेट खटखटवाता है लेकिन साक्षी दास दरवाजा नहीं खोलती है। उसके बाद ऊपर से एक खिड़की होती है, वहां पे चढ़ करके जो मकान मालिक होता है देखता है तो देखता है कि साक्षी दास एक फंदे पर लटकी हुई है पंखे से। ये देख करके जो मकान मालिक होता है फौरन पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस आती है और जब पुलिस आती है पुलिस भी खिड़की से देखती है तो वही नजारा दिखता है। उसके बाद पुलिस उस दरवाजा को तोड़ने लग जाती है और तोड़ने के बाद जब अंदर जाती है तो देखती है कि जो शायर है साक्षी दास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, पंखे पर लटकी हुई है। उसे खाले उतारा जाता है, नीचे उतारा जाता है। उसके बाद अगल बगल देखा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो देखते हैं तो एक नोट दिखता है और बाकायदे लिखा हुआ था उसमें। और जब नोट पुलिस पढ़ती है तो उसमें बताया जाता है कि नोट में लिखा होता है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, रोना नहीं चाहती, इस जिंदगी ने बहुत दर्द दिया है मुझे, रोना आता है, ऐसा जी करता है कि मैं रोऊं, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं अपना दुख और जिंदगी के बारे में बता न सकूं, किससे बताऊं, ये चीज है। और उसमें ये भी लिखती हैं कि मैं रोना चाहता हूं लेकिन मेरे पास रोने तक का टाइम नहीं है। उस नोट में ऐसा लिखा होने से पुलिस को ये अंदाजा लगता है कि शायद इनको किसी ने परेशान किया है, अच्छी तरीके से परेशान किया है, तभी इन्होंने सुसाइड किया है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने हिरासत में ले लेती है। उसके बाद जांच पड़ताल करती है और जो साक्षी दास होती है उनके घर वालों को बुलाया जाता है, उनके घर पे सूचना दी जाती है। उनकी माँ, बहन और भाई आते हैं और जब देखते हैं ये नज़ारा तो वो लोग रोने लगते हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। सबसे पहले उनकी जो साक्षी की माँ होती है उनसे पूछा जाता है कि आखिर किसके ऊपर डाउट हो सकता है। तो पुलिस सबसे पहले खंगालती है। तो एक बार हम लोग साक्षी के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जान लेते हैं। साक्षी की बहन जो बताती है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत एक जिला लगता है, यहीं पर एक थाना है न्यूरिया थाना। यहीं की रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनके एक बेटा 3 बेटी होती है। साक्षी मतलब 3 बहन है और एक भाई है और इनकी माँ है।
सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। उस समय साक्षी जो थी वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। शुरुआती दौर में पढ़ने में बेहद तेज तर्राक होती हैं। उन्हें कहानियां लिखना, शायरी लिखना, गजल लिखना, गाना, ये सब चीजें बहुत अच्छा लगता था। टाइम बीतता रहता है। साक्षी की उम्र जैसे ही 20 साल होती है, उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है जिनका नाम राहुल दास होता है। और साक्षी अपने घर वालों से, अपने पिताजी से बोलती हैं कि पिताजी हमें राहुल से शादी करनी है। तो पिताजी भी राजी हो जाते हैं और कोर्ट में जा करके बाकायदे कोर्ट मैरिज से साक्षी राहुल दास से शादी कर लेती है। अब शादी होने के बाद साक्षी जो होती है दुल्हन बन करके अपने ससुराल जाती है। टाइम सब कुछ सही तरीके से बीतता रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और टाइम, लगभग 2 महीने बीतता है, जो राहुल दास होता है वो बोलता है कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे दिया क्या है। दहेज का आरोप लगाता है और इन्हीं सब चीजों को लेकर के साक्षी जो होती है झगड़ा होने लगता है, क्योंकि साक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और दहेज वाली बातें सुन करके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर क्या था, राहुल और साक्षी में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और जैसे ही 1 साल बीतते हैं, दोनों का इतना नौबत आ जाता है कि जा करके फिर से तलाक ले लेते हैं। और साक्षी अपने माता पिता के यहाँ आकर के दोबारा रहने लगती है। साल भर शादी के हुए थे, 2017 की बात होती है। और 2018 में फिर से साक्षी अपने माता पिता के यहाँ रहने लगती है। जैसे ही माता पिता के यहाँ रहने लगती है, धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं। तो साक्षी को ऐसा लगता है कि मेरी और 2 बहनें हैं। एक बहन की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी एक बहन की शादी होना था। साक्षी दूसरे नंबर पे होती है। तो सोचती है कि मैं अपने पिता के ऊपर बोझ क्यों बनी, अभी हमारी और बहनों की शादी करना है पिता को, और अगर मैं बोझ बनी रहूंगी तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो साक्षी बोलती है मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूंगी। और फिर अपना घर छोड़ती है और वहां से बरेली में आ जाती है। बरेली में बारादरी एक थाना लगता है, यहीं पर आती है और एक मेडिकल स्टोर खोलती है। और फिर अपना मेडिकल चलाने लगती है और एक किराए का रूम लेकर के वहां पे रहने लगती है। टाइम सब कुछ सही तरीके से बीतता रहता है। थोड़ा पैसे भी आने लग गए थे। लेकिन जो साक्षी होती है वो सोचती है क्यों ना अपना पुराना जो भी हमें पता है उसके बारे में थोड़ा तलाश किया जाए, क्योंकि साक्षी जो थी वो गजल शायरी, नई नई शायरियां और गजल लिखा करती थी और गाया करती थी। तो सोचती है कि क्यों न उन चीजों को गाया जाए और लिखा जाए। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, वो जिसका नाम होता है विकास। विकास जो मुरादाबाद का रहने वाला होता है और पहले से जो साक्षी दास होती है इसे जानता था और साक्षी दास से संपर्क करता है और बोलता है कि साक्षी, तुम तो इतना बढ़िया गजल गाती हो, शायरी गाती हो, आओ हमारे साथ तुम भी गजल गाओ और शायरी करो, इसमें नाम भी होगा, लोग जाने पहचानेंगे और पैसा भी अच्छा कमा सकते हो। तो जो साक्षी होती है इसे लगता है कि बहुत सही चीज है, क्योंकि हमारा ये पहले का हुनर भी है तो क्यों ना इसको यूज किया जाए। अब साक्षी विकास के साथ मंचों पे, अलग अलग मंचों पर गाने लगती है, गजल गाने लगती है, शायरी गाने लगती है और नई नई शायरियां लिखा करती थी। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। अब तो मानो इसकी लाइफ सेटल हो चुकी थी। जो विकास होता है इसके साथ अलग अलग जगहों पे मंच किया करते थे। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। अब एक दिन जो विकास होता है और साक्षी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तभी साक्षी जो है विकास से बोलती है कि विकास, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो विकास बोलता है नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हो चुकी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ सालों में मैं शादी जल्द ही करूंगा। तो अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी एक दिन ये लोग गजल गाने जाते हैं और फिर रात में लगभग 2 बजे वहां से छूट जाते हैं। तो जाते हैं दोनों, जो साक्षी और विकास होते हैं, एक होटल में जाते हैं और वहां पर रूम लेते हैं और दोनों सोने लगते हैं। तभी एक ही बेड पे दोनों सोते हैं, लेकिन जो साक्षी और विकास होते हैं दोनों कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से पास आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं वहीं होटल में। और फिर जब एक बार ये चीज हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। विकास साक्षी से वादा कर लेता है कि साक्षी, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनूंगा।
साक्षी को भी लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी सेटल हो चुकी है, अब मैं शादी कर लूंगी विकास से और सब कुछ सही तरीके से चलता रहेगा। तभी ये लोग अलग अलग जगहों पे मंचों पर जाते थे, शायरी गजल कहते थे और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। और जैसे ही मौका मिलता था दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन ये लोग एक रूम लिए थे और वहां पर गए हुए थे। तभी विकास जो है अपने कपड़े उतारता है और नहाने के लिए चला जाता है। तभी विकास के मोबाइल पर एक फोन आता है। तो साक्षी सोचती है कि अभी फोन आया है, मैं उठा लेती हूँ और देख लेती हूँ, हो सके तो कोई इमरजेंसी हो। एक बार फोन नहीं उठाती, लेकिन जब दोबारा फोन आता है तो साक्षी फोन को उठा लेती है। उधर से विकास के मोबाइल पर जो फोन लगाया था एक लड़का होता है और बोलता है, पापा आप कैसे हो, कहाँ पर हो। तो साक्षी बोलती है, बच्चा ये जो फोन है गलत जगह पे लग चुका है। तो उधर से जो लड़का बोलता है कि नहीं, गलत फोन मेरा लग ही नहीं सकता है, ये मेरे पापा के पास फोन लगा हुआ है। तभी साक्षी बोलती है कि तुम्हारे पापा कौन है। तो लड़का बताता है कि मेरे पापा विकास हैं। और जैसे ही साक्षी इस तरीके से सुनती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, विकास की अभी शादी नहीं हुई है तो उनके बच्चे कैसे हो जाएंगे। तो वो बच्चा बोलता है, वही मेरे पापा हैं जो शायरी गाया करते हैं, गजल गाया करते हैं अलग अलग जगहों पे। तो साक्षी बहुत घबरा जाती है। उसके बाद फोन कट जाता है। जैसे ही विकास नहा करके आता है, साक्षी बोलती है कि ये फोन आया था और बोल रहा था पापा से बात कराओ, क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं। तो विकास बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो साक्षी होती है ये झगड़ा करने लगती है विकास से और बोलती है, तुमने मेरे से धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। तो विकास जोश में आता है और बोलता है, हाँ मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है। तो साक्षी जो होती है उसे बहुत ज्यादा धक्का लगता है और बोलती है, विकास तुमने मेरे से वाकई में धोखा दिया है और तुमने जो धोखा दिया है कभी भूला नहीं जा सकता है। तो विकास होता है, बोलता है, कोई बात नहीं है, भले मेरे बच्चे हैं लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा। तो साक्षी बोलती है कि अब तो शादी का भूल ही जाओ, क्योंकि एक बार मैं इन्हीं सब चीजों के लिए जो मेरा पति था परेशान करता था, मैं ऑलरेडी तलाकशुदा हूं और फिर मैं उन्हीं जंजालों में नहीं फंसना चाहती हूँ। जो हुआ वो सब भूल जाओ, अब तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तुम अपना काम देखो मैं अपना काम देखूंगी। साक्षी बोलती है कि तुम अपना काम देखो और मैं अपना काम देखूंगी, अब तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है। और साक्षी वहां से अपना बैग उठाती है और चली जाती है। तभी जो विकास होता है, जैसे ही 2 दिन बीतता है, साक्षी के पास फोन लगाता है, बोलता है, साक्षी आ जाओ मेरे साथ, मंच पे चलना है और अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम करना है। साक्षी बोलती है, अब तुमसे मेरा कोई वादा नहीं रहा, कोई बात नहीं रही, और काट देती है फोन और फिर नंबर को ब्लॉक कर देती है। तभी एक व्हाट्सएप पे, जो विकास का व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पे साक्षी के पास एक वीडियो आता है और साक्षी जब उस वीडियो को देखती है तो डर जाती है। उसमें जो विकास होता है साक्षी के साथ गलत काम कर रहा होता है और उसकी वीडियो बाकायदे थी। और फिर विकास बोलता है कि मेरा नंबर जितना जल्दी हो सके अनब्लॉक करो, और साक्षी नंबर अनब्लॉक करती है। फिर से फोन करता है विकास और बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, और वरना ये जो वीडियो है वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। साक्षी जो है वो पूरी तरह से डर जाती है और फिर विकास के साथ अलग अलग प्रोग्रामों पे जाती थी। अपने दुख दर्द को छिपा करके अपने अंदर दूसरों के दुख दर्द को हरने का काम किया करती थी। यानी गजल सुनाया करती थी, शायरियां सुनाया करती थी। लोग जो थे अपने तनाव को दूर करके वहां पे आनंद लिया करते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जो साक्षी यहाँ पे गजल गा रही है, शायरी सुना रही है, वो कितने दर्द में है किसी को पता नहीं था, क्योंकि एक प्रकार से वो ब्लैकमेल हो चुकी थी और पूरी तरह से परेशान। अब जो विकास होता है ये बोलता है, साक्षी चलो मैं तुमसे शादी करूंगा, जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे शादी कर लो और तुम यहाँ पर रहना और मेरी पत्नी गांव में रहेगी। विकास बोलता है। तो साक्षी इन चीजों के लिए मना कर देती है, साफ साफ इनकार कर देती है। बार बार विकास दबाव बनाता है, साक्षी पूरी तरह से परेशान हो जाती है। फिर
अपने बड़ी बहन के पास फ़ोन करती है और बोलती है, दीदी मैं इन्हीं सब समस्याओं में परेशान हो चुकी हूँ। मुझे एक विकास नाम का व्यक्ति है जो कि पूरी तरह से मुझे परेशान कर रहा है और मुझसे शादी का दबाव बना रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसकी दीदी बोल रही है कि टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, तुम आ जाओ घर पे। लेकिन साक्षी धीरे धीरे कई साल बीत चुके थे और 6 फरवरी 2024 को पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वो व्यक्ति बार बार मैसेज करता है कि जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ, लेकिन साक्षी नहीं जाती है। और फिर उसी समय सब कुछ पूरा मोबाइल अपना रिसेट करती है और बाकायदे एक नोट लिखती है, नोटबुक लिखती है और उसमें बोलती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं रो भी नहीं सकती है, किसके सामने रो। और फिर एक फांसी का फंदा बनाती है और उसमें झूल जाती है। और जैसे ही मकान मालिक देखता है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है और डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है और फिर जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाती है। तभी जो साक्षी की बहन होती है, ये पूरा मैटर जो जो साक्षी बताई थी अपने बहन से, सब कुछ पुलिस को बयान कर देती है। और जो शायर है विकास, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, अभी पुलिस ने उसके नाम का खुलासा नहीं किया है, मैंने एक काल्पनिक नाम दिया है। अभी पुलिस उसका तलाश कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्त में कर लेगी। पुलिस का कहना है कि मैं तहे से जाऊंगा और A to Z सच्चाई पता करूंगा और जो भी दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बाकी ये पूरी जो कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अब चलते हैं कमेंट की ओर। जो लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे उनका नाम लेते हैं। पहले कुणाल राय हैं जो कि जयपुर राजस्थान से रहने वाले हैं। राम आशीष यादव हैं, नरेश दिल्ली से हैं, अभय सिन्हा हैं, शशि कश्यप हैं और भाई एक हैं VKP मल्टीपल, विनोद कुमार मुंबई से हैं। और ये बोलते हैं कि मेरा एक चैनल है VKP मल्टीपल। और ये बोलते हैं कि भाई मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। तो आप लोग जा सकते हो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो VKP मल्टीपल, तो इनके चैनल को देख सकते हो। और सुरेंद्र हैं, दीपिका राजस्थान से हैं, महेंद्र कुमार मौर्य हैं, दीवा से, महेंद्र पलामू झारखंड से हैं, संजय राज हैं, मदन तिवारी छपरा बिहार से हैं, सहदेव प्रसाद वर्मा उन्नाव उत्तर प्रदेश से, करण राजस्थान से, मानिक्स इंडिया इनका नाम है, यूजर था, और इनका नाम है जयपुर राजस्थान से रहने वाले हैं, देव कुमार पाल झारखंड से रहने वाले हैं। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग कमेंट करना, आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में उठाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।